भर्तियों में फर्जीवाड़े से बेरोजगारों में आक्रोश। कभी केंद्र कभी राज्यों में दिखा बेरोजगारों का गुस्सा। भर्तियों में फर्जीवाड़े से नौकरी मिलना होता जा रहा है मुश्किल। भर्ती का प्रोसेस होता जा रहा है लंबा, बेरोजगारों का टूट रहा है सब्र। नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र में बढ़ गई बेतहाशा बेरोजगारी। कोविड ने बेरोजगारी में किया कोड़ के खाज का काम। हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा। राजस्थान की बेरोजगारी दर 26% से ज्यादा। मरुधरा के 56% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार। बढ़ती बेरोजगारी बनती जा रही है असंतोष की महामारी। सुनो सरकार दो रोजगार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। बेरोजगारी कब नहीं थी? जब हम गुलाम थे तब भी थी, जब आज़ाद हुए तब भी, और आज जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तब भी दुर्भाग्यवश हमको ये बहस करनी पड़ रही है कि बेरोजगारी कितनी है और उसकी वजह क्या है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर कितनी भी उंगलियां उठा लें, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए केवल सरकारें दोषी नहीं हैं। सरकारें सिर्फ सरकार में नौकरी दे सकती हैं, जिसकी एक सीमा है। समस्या की जड़ यहाँ भी ढूंढी जानी चाहिए कि हमारे यहाँ निजी व्यवसाय का विकल्प युवाओं को क्यों नहीं लुभा पाता। उद्योग क्यों इस तरह पनप नहीं पाते कि रोजगार के मामले में समानांतर भूमिका निभा सकें। इन तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में बहस होगी, इन सवालों के जरिए कि रोजगार कब तक केवल चुनावी मुद्दा बना रहेगा। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी क्यों रह गया है, और कौशल विकास की बातें कोरी बातें ही बनकर क्यों रह गई हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं भरत बेनीवाल हमारे साथ। आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। रामलाल शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक। और रतन बिश्नोई जी हैं समाजशास्त्री हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और बच्चों को तैयार करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले 30-30 सेकंड में आप ये बताएं अपने अपने हिसाब से कि बेरोजगारी का मुद्दा कैसे सनातन मुद्दा बना हुआ है, क्यों नहीं इस मुद्दे को, इस शब्द को हम एलिमिनेट कर पाए अपने जीवन से। एक करके भरत बेनीवाल बोलिए। जी, बेरोजगारी के मुद्दे को हम इसलिए एलिमिनेट नहीं कर पाए। सबसे पहले तो आपने एक बात बोली सर कि जो युवा हैं जितने भी जो बेरोजगार सरकारी नौकरियों की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं, और सरकारी नौकरी पाना ही क्या रोजगार पाना होता है। तो इसका मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जितनी भी सरकारें आती हैं, खास करके अभी सरकार है वर्तमान, तो जितने भी कॉलेजेस हैं आप देखिए, कॉलेजेस बीएड कॉलेजेस खोल दिए, नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिए, पैरामेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, जबकि उनको पता है कि इतने बच्चों ने, इतने युवाओं को हम जब प्रशिक्षण दे रखे हैं बीएड का, तो और क्यों दिए जाएं और बेरोजगारी क्यों बढ़ाई जाए। तो आपके पास जब बीएड धारी इतने हो चुके हैं कि उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे, तो आप ये जो कॉलेजेस खोल रखे हैं इनको कई तो ऐसी 2-2 कमरों में चल रही हैं, तो ये दुकानें बना के रख दी, तो प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये फिर रीट की भी जो बीएड लेगा वो रीट की नौकरी के लिए तैयारी करेगा, जो वो है दूसरे वाला है नर्सिंग वाला है, वो नर्सिंग की नौकरियों के लिए इंतजार करेगा, तो फिर वो आंदोलन तो करेंगे, ये तो जायज सी बात है। इसमें भी एक भ्रष्टाचार, दूसरा प्राइवेट एक जगह चेहरा चमके इसलिए दूसरी जगह समस्या पैदा हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? आरसी चौधरी बोलिए। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि किस प्रकार से बेरोजगारी का मुद्दा है वो देश के अंदर एक दंश बना हुआ है। निश्चित रूप से जिस युवा भारत की हम बात करते हैं, जिस भारत दुनिया के अंदर जो युवा देश है, उस युवा देश के युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की एक भूमिका है। अगर निश्चित रूप से हम रोजगार दे पाते हैं उन्हें, तो वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चित रूप से सरकारी जो सेवाएं हैं वो एक सीमा तक हैं, लेकिन उसके बाद में देश के अंदर निवेश का माहौल हो, देश किस प्रकार से उत्पादक देश बने, इस तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। और तभी हम सोच सकते हैं कि हमारे जो युवा है वो हमारा जो 75वां जो महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, उस आजादी के महोत्सव को सार्थक कर पाएंगे, क्योंकि युवा राष्ट्र के निर्माण में भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। ठीक है, रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और इस विषय के ऊपर सभी युवा
इस बात को लेकर भी आक्रोशित उद्दलित रहते हैं कि सबकी अपेक्षा और उम्मीद ये रहती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकारी संसाधन सीमित है। इसलिए एक तो एजुकेशन का पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता है। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद ये समझते हैं कि साहब हम तो शिक्षित हो चुके हैं, हमें तो रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार मिलना चाहिए। जबकि वास्तविकता धरातल के अंदर यह है कि इस क्षेत्र के अंदर आज किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाओगे, वो कहेंगे कि अगर एक्सपर्ट हो, अगर अनुभव है तो आप आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए, और आपके पास सिर्फ डिग्री है तो डिग्री के आधार पर हम रोजगार नहीं दे सकते। तो कम से कम एजुकेशन के इस ढर्रे को भी चेंज करने की आवश्यकता है कि शिक्षा वो जो रोजगार दे सके, आत्मनिर्भर बना सके, तो इस क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है रामलाल जी। रतन वैष्णवी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, जेपी शर्मा जी नमस्कार। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी ग्लोबल इश्यू है, ये पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है, तकनीकी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और ओवर पॉपुलेशन इसका बड़ा कारण है, और लास्ट कारण है गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी सही नहीं है। तो इन सब के कारण ये एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है, और ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अब दो पहलू हो गए। पहली बात तो हम इस पर बहस करें, इस पर बात करें कि बेरोजगारी का और राजनीति का जो आपस में चोरी दामन का साथ है ना, राजनीति, सारे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, सारे जितने भी आशाएं बच्चों की होती हैं, आशाएं टूटती हैं, फिर वो सड़कों पर आते हैं, ये सारा तो सरकार और राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा इसका जस्ट उलट है, जिसके बारे में बेरोजगार छात्रों को, युवाओं को भी सोचना चाहिए, जिस बारे में आप चारों ही अभी बोले, उस पर हम आते हैं। रामलाल जी, कांग्रेस के साथी आरसी चौधरी साहब बैठे हैं, उनके पास तो मैं जाऊँगा ही अभी, लेकिन पहले अभी वर्तमान की बात कर लें, फिर भूतकाल को लेकर मैं उनके पास जाऊँगा। 2014 में हमने केवल इसलिए वोट नहीं दिया था कि कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये वादा किया गया था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन तस्वीर कम से कम रोजगार के मोर्चे पर उतना क्यों नहीं बदल पाई, जबकि कौशल विकास के ऊपर बहुत ज़बरदस्त केंद्र सरकार का फोकस रहा है? रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, 2014 के बाद के अंदर आपने देखा होगा कि देश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन इस बात के लिए किया गया कि जो सरकारी नौकरियां थी, वो तो ठीक से सरकारी नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जितने पद है, उन पदों के ऊपर अगर रिक्तता होती है तो उनकी भर्ती की जाती है। लेकिन भारत सरकार ने अनेकों क्षेत्रों के अंदर, स्किल के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम किया। जैसे मैंने पहले कहा ना, एजुकेशन का ढर्रा भी परिवर्तन होना चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे बीकॉम करे, चाहे बीसी करे, और चाहे बीए करे, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली, अब मेरा हक है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। लेकिन अगर वही हाथ का हुनर अगर तैयार कर दे, हम 10th के बाद के अंदर आज भी मेडिकल के क्षेत्र के अंदर, चाहे आप लैब टेक्नीशियन को ले लो, चाहे रेडियोग्राफर को ले लो, इनके प्रशिक्षण किए हुए व्यक्ति कहीं बेरोजगार नहीं मिलेंगे। वो चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर रोजगार प्राप्त करते मिलेंगे। नहीं, ये नहीं है रामलाल जी, बात ये बात नहीं है, इसका ये अर्ध सत्य मानिए आप इस बात को। ये सच्चाई है कि कौशल विकास के ऊपर फोकस हुआ, कॉलेज खुल गए, नए नए ITI कॉलेज खुल गए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिकल में ITI कर लिया है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं अपना काम करूं, वो ये सोचता है कि अब मुझे कहीं रेलवे में नौकरी मिल जाए, मुझे कहीं और नौकरी मिल जाए। अगर किसी ने फिटर का किया है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना काम करूं, वो ये देखता है कि जल्दा विभाग में कहीं मुझे नौकरी मिल जाए। हमारे साथ भरत बेनीवाल बैठे हैं ना, इन्होंने कहा ना सरकार ने इतने पैरामेडिकल कॉलेज खोल दिए, इतने नर्सिंग कॉलेज खोल दिया। एक नर्सिंग किया हुआ व्यक्ति या एक पैरामेडिकल में DMLT किया हुआ लड़का कैसे बेरोजगार हो सकता है? वो किसी लैब पर काम करेगा या अपनी लैब डालेगा, अपना काम शुरू करेगा। लेकिन समस्या तो यहाँ से शुरू होती है ना कि रोजगार तब रोजगार माना जाएगा जब वो सरकारी क्षेत्र में चला जाए, वहाँ नौकरी लग जाए, उसके बाद अलग से भले ही कर ले, अपनी लैब डाल लेगा या पार्ट टाइम कहीं और जाकर नौकरी करेगा। लेकिन रोजगार शुदा वो अपने आप को तब मानेगा जब सरकारी नौकरी उसकी पक्की हो गई। ये बात सही है कि नहीं भरत बेनीवाल, बताइए। जी बिल्कुल, ज़्यादातर लोग जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज हो, नर्सिंग कोर्स हो, बीएड धारी हो, सभी लोग जो डिग्रियां डिप्लोमे जितने भी करते हैं वो यही आस लेके करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए गवर्नमेंट सर्विस होता है, और उसके बाद जो है उनको जब नौकरियां नहीं मिल पाती तो वो प्राइवेट सेक्टर में अपने आप की कोशिश करते हैं। और जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्पेशली स्किल के लिए जो कोर्सेज भी चलाए थे, केंद्र सरकार ने भी उसको आगे 2014 में लेके आए थे, तो उसके तहत भी अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर उसको और
मजबूती से अगर राजस्थान में रखा जाए तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले वक्त में जो युवाओं के लिए जो रोजगार और मजबूती से बढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, सरकारें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी राजस्थान सरकार का वर्तमान में देखें तो अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनियों को इनको आगे बढ़ाना चाहिए, साथ में कुछ ऐसा लेबर कानून भी बनाना चाहिए सरकार को कि शायद अब तक ये बात किसी ने बताई भी नहीं होगी कि लेबर कानून बनना चाहिए कि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें 5-5, 7-7 हजार में नौकरियां उनको करनी पड़ती है, तो वो इसलिए इससे डरते हैं। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जो स्टाफ रखा जाएगा वो भी सरकार के थ्रू रखा जाएगा। सरकार की कोई ऐसे एक ऑनलाइन साइट बनाई जाए जिसपे वो अप्लाई कर सके, और जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी उस पर लाया जाए कि भाई आपकी जो भी नौकरियां होंगी आपकी कंपनी में जितने भी कर्मचारियों की, तो वो ऑनलाइन आप लोग भी अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, और जो बेरोजगार युवा है वो भी उस साइट पे अप्लाई, वो अपनी कंपनी ढूंढेंगे, और उसमें एक जो पे स्केल है वो भी निर्धारित होनी चाहिए कि 18,000 रुपए में प्रति माह में इतने की ये सैलरी होनी चाहिए, और इस हिसाब से इस नौकरी में, इस कंपनी में नौकरी मिलेगी। ये बात सही है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, लगता है भरत बेनीवाल जो बोल रहे हैं वो हों, या हो सकता है उसके अलावा बहुत सारे सुझाव आए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेकर और सरकारी सेक्टर को लेकर जो एक इंप्रेशन बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है, एक सरकारी नौकरी हासिल करने से पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद काम नहीं है फिर। और प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत करके तो नौकरी हासिल करनी पड़ेगी और मेहनत करते ही रहना पड़ेगा वहाँ। और सबसे बड़ी आशंका कि वहाँ आपका जो बॉस है, आपका जो मालिक है, उसके प्रसाद पर्यंत आपकी नौकरी है। जिस दिन उसने चाहा उस दिन आपको नमस्ते कर दिया, चाहे वो निजी कारणों से नमस्ते करे, आप कितने भी कॉम्पिटेंट आदमी हों। तो ये सिक्योरिटी का भाव हम युवाओं को क्यों नहीं दे पाए हैं? क्योंकि निजी क्षेत्र को हमने उस तरह से डिजाइन ही नहीं किया है। ये फेल्योर नहीं है क्या आरसी चौधरी साहब? और ये फेल्योर ज़्यादा बड़ा आपके ऊपर दारोमदार नहीं आता है क्या? आपको लंबा समय मिला है 60 साल का, 55 साल का। हाँ, निश्चित रूप से मैं 70 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि 70 साल का हिसाब नहीं देने वाले 7 साल का कैसे मांग सकते हैं। अभी 2018 के अंदर रत्न बिश्नोई जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार की जो नीतियां होती है वो रोजगार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। 2018 के अंदर CMI द्वारा जो डाटा जारी किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो 2018 में कहा 1,10,00,000 नौकरियां गई है। ये प्री कोविड है, कोविड से पहले की घटना का जिक्र कर रहा हूं। और जो बेरोजगारी दर 2% थी वो बढ़कर जब 4% हुई, तब CMI ने कहा कि आजाद भारत के अंदर 45 वर्ष में सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर है। निश्चित रूप से चुनौती है। जनसंख्या, जिस रतन जी ने जो कहा, वो 70 साल के अंदर लगातार जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 45 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर तब आती है जब हम कोविड से पहले होते हैं। और कोविड ने, आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखा जेपी जी, आपने कहा कोविड में दंश का जो काम किया है, निश्चित रूप से कोविड ने किया। आज वो आंकड़े हैं वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन नीतियां सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने कहा स्किल इंडिया के प्रोग्राम को लेकर, स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव उस संदर्भ में नहीं जा सका, क्योंकि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। देश के अंदर इन्वेस्टमेंट रहता तो शायद हो सकता है वहां पे उनको इंप्लॉयमेंट के लिए माहौल होता और मिलता। आज WTO है, दुनिया के अंदर सभी जो देश हैं एक संस्थान के तौर पे जुड़े हुए हैं। वो जो इंडस्ट्रीज हैं उसी तरफ रुख करेंगी जहां पे उन्हें और फैसिलिटेशन हो सके। लेकिन जो स्किल इंडिया है उसमें राजीव प्रताप रूडी को निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने हटा के अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास किया। लेकिन आज चुनौती है कि देश का जो युवा है वो किस प्रकार से इस रोजगार के अंदर, जो पंडित नेहरू ने कहा था, बांगड़ा जब डैम बनना था, मजदूरों से कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा डैम बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये डैम नहीं, राष्ट्र निर्माण है। मैं ये मानता हूं जो स्किल्ड व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, उसे मौका मिलना चाहिए ताकि वो राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमारे लोग USA जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग आपकी नौकरी खा जाएंगे। इसका मतलब हमारे लोगों के अंदर योग्यताएं हैं। जरूरी है हम उनके लिए माहौल बनाएं और उनको रोजगार दे पाए। ठीक है, रामलाल शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, जेपी शर्मा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक आधार के ऊपर आप चर्चा पर चर्चा करेंगे तो जवाब उसी तरीके से आएंगे। ये राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं है, ये एक तरीके से एक सामाजिक समस्या हम सब के सामने पैदा हो रही है, और उसकी चर्चा भी, डिबेट भी इसी आधार पे करें। आप भारत सरकार की आलोचनाओं के आधार के ऊपर चलेंगे तो राजस्थान की सरकार की आलोचना और आपके द्वारा शासन किए हुए वर्षों की आलोचना भी साथ के अंदर जुड़ेगी। आपके शासन के दौरान ऐसा है नहीं कि बेरोजगार बिल्कुल नहीं थे, बेरोजगारी उस समय भी थी, लेकिन आज वर्तमान के अंदर भारत सरकार प्रयास कर रही है स्किल के क्षेत्र के अंदर भी काम करके रोजगार के अवसर मुहैया कराने का काम भी कर रही है। आज डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर भी भारत सरकार जितना निवेश कर रही है उसके आधार पर भी रोजगार जनरेट करने का काम कर रही है। आज परिस्थितियां ऐसी है कि सोच बदलने की आवश्यकता है। सिर्फ व्यक्ति ये सोचे कि मुझे तो सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही मैं अपने आप को शिक्षित और रोजगार युक्त समझूंगा। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उससे बेहतरीन आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो हमें उस सोच को बदलने के आधार पर काम करने की आवश्यकता है। रही बात ये, सबसे बड़ी चुनौती है कि हर युवा ये चाहता है कि ईमानदारी से परीक्षा हो। हरियाणा के अंदर कोई लोग सपने में भी नहीं सोचता था
कि ईमानदारी से कोई परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार ईमानदारी से परीक्षा आयोजित करवाई और आज प्रत्येक युवा जो सक्षम था, योग्य था और जो हक था उसका, वो नौकरी के अंदर पात्रता बनकर बने। राजस्थान के अंदर भी आवश्यकता इस बात की है कि लोगों का गुस्सा और आक्रोश इस बात के लिए कि राजस्थान की एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है। राजस्थान की सरकार एक नीति ऐसे बने कि जो हकदार है उसको सम्मान मिले, जो गुनहगार है उनको सजा भी देने का काम करे। तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की, युवाओं की भावनाओं के आधार के ऊपर सरकार निर्णय करने का काम करे और अपनी नीतियों के अंदर भी चेंज करे। इंडस्ट्री के क्षेत्र के अंदर भी आप देखोगे कि बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सिर्फ लोकल युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं देते कि कल ये यूनियन बनाकर हमारे सामने एक संकट खड़ा कर देंगे, वो अपनी लेबर बाहर से लेकर आते हैं, बाहर से लाकर अपने काम कराने का काम करते हैं, सस्ती दर के ऊपर काम कराने का काम करते हैं। तो सरकार की पॉलिसी ऐसी बने कि कम से कम 50% आपको लेबर स्थानीय स्तर के ऊपर लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई उसकी पालना नहीं करता। ठीक। रामलाल जी ने जो कहा, आरसी चौधरी साहब, एक पहलू कम से कम इस वक्त ये ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है जब बेरोजगारों का के प्रदर्शन देश में चल रहे हैं। 2-1 दिन पहले बड़ी घटना जो हुई थी उसके बाद में कि व्यक्ति सरकारी नौकरी के प्रति फैसिनेटेड है, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पहली बात तो जो वादे होते हैं वो हम इतने लाख लोगों को रोज़गार देंगे, हम इतने करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, उन वादों की पूर्ति नहीं हो और जब होने पर आए, जब प्रक्रिया में आ जाए तो फिर इस तरह की घटनाएं हो जो इन दिनों चर्चा में हैं, तो बेरोजगारों का आक्रोश फूटेगा ना। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से मैं मुद्दे से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहता, क्योंकि ये मुद्दा है उस युवा के निर्माण का जो राष्ट्र के निर्माण का कर रहा है। आपने कहा चुनौतियां हैं, राजस्थान सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां दी, 83,000 प्रक्रिया दी ने। जो चुनौती आई, जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक के अंदर एसओजी ने तमाम कार्रवाई की और कार्रवाई करके प्रेस वार्ता करके और मीडिया के प्रश्नों का सख्त जवाब दिया और आगे ये जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2 तरीके होते हैं जेपी जी। एक तरफ मध्य प्रदेश है जहां पे भाजपा शासित राज्य है, व्यापम का घोटाला होता है वहां पे, और वहां पे जो लोग विसल ब्लोअर होते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उन्हें कुचल के मार दिया जाता है। दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जहां पे चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, निश्चित रूप से जांच के जो दायरे में आएगा सजा मिलेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि हम ऐसा अध्यादेश लेके आएंगे ताकि इनके ऊपर गैर जमानती मुकदमा दर्ज हो सके और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सके। देखिए चौधरी साहब, वहाँ व्यापम की यहाँ से राजस्थान से तुलना करेंगे, ये सब जगह सब कटघरे में खड़े हैं। व्यापम के मामले में आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, बल्कि आपने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जानी थी याचिका, यहाँ ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खैर छोड़िए। विश्नोई जी, ये जो बात आती है स्वरोजगार की, तो महात्मा गांधी के दर्शन के ऊपर चला हुआ देश है हमारा, तो ग्राम स्वराज्य, स्वरोजगार का और कौशल का जो पैटर्न था, जो हम अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये कौशल के माध्यम से बच्चों को रोजगार मिले। हमारा अपना कौशल जो परंपरागत धंधे थे, पुश्तैनी जो कामकाज थे, उसको हमने इतना कमज़ोर कर दिया, क्या ये सच्चाई नहीं है क्या, कि उसको छोड़ के हर व्यक्ति की जो पुराना पुश्तैनी काम कर रहा है, वो कोई भी काम हो, उसका ये रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो मेरी तरह नहीं जीना पड़ेगा इनको। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद में बच्चे उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, वो लाखों की जो बेरोजगारों की भीड़ है उसमें शामिल हो जाते हैं, वहाँ उनके सपने टूटते हैं और आखिरकार या तो अपराध बढ़ता है, अवसाद बढ़ता है। रतन विश्नोई जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? जी जेपी शर्मा जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी हटाना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। बेरोजगारी तभी हटेगी जब अपनी जनसंख्या कंट्रोल होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होगी, साम्यवादी व्यवस्था होगी, तो 100% रोजगार होगा। नहीं विष्णु जी, एक मिनट, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, चौधरी जी ने भी जनसंख्या की बात की। जब रोजगार की बात आती है तो जनसंख्या कहाँ उसमें बाधक हो सकती है? सरकारी नौकरी की बात आए तो जनसंख्या की बात समझ में आती है। जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगार के अवसर तो उसके साथ बढ़ेंगे ना। जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो रोजगार मांग रहा है तो वो आवश्यकता भी तो लेकर आया है अपनी, चाहे रोटी की हो, कपड़े की हो, मकान की हो, मकान से जुड़ी, घर से जुड़ी हर चीज़ की जरूरत उसकी बढ़ती है। रोजगार तो मैनेजमेंट की ज्यादा बात है जनसंख्या के लिहाज से, तो कम से कम सुनो तो सही, मैनेजमेंट क्या कर लोगे? 135 करोड़ के अंदर 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। सुनो तो सही, कैपिटलिज्म, मैं कार्ल मार्क्स की बात करूंगा, मैं मार्क्सिस्ट हूं लेकिन इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं कहता हूं कि जब तक प्रोडक्शन सिस्टम कैपिटलिस्ट है तब तक 60% बेरोजगारी भगवान भी नहीं दूर नहीं कर सकता। कांग्रेस बीजेपी क्या करेंगे? ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा है इकोनॉमिक सिस्टम का, पॉलिसीज का। अपने यहाँ पे कैपिटलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, 2% सरकार की नौकरियां, 98% प्राइवेट की है। रही बात हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारी मेंटेलिटी, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट बनना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर सब तरह की सुविधाएं हैं। कितनी बदमाशी करो कुछ नहीं बिगड़ सकता, नौकरी से हटा नहीं सकते, जो चाहो वो करो। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? तो अब अपने फीता लेके नापो
कि 55 साल और 7 महीने कांग्रेस के खाते में टिकाओ, बाकी बीजेपी नहीं, के उसका टिकाओ, कोई मतलब नहीं ये है, कोई इसलिए सोल्यूशन उस नहीं इस है। बहस को उस तरह से मैंने सोल्यूशन पकड़ा ये ही है। नहीं। और एग्जैक्टली वही बात जी। आप कह रहे हैं विष्णु साहब, जो मैंने कही कि सरकारी नौकरी जी, में अगर हम जी। हल ढूंढेंगे तो जनसंख्या और तमाम मुद्दे बाधक बनेंगे। हम अगर रोजगार की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें या तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी या समस्याएं नहीं रहेंगी, बल्कि कहीं ये समस्याएं अपने आप इस मुद्दे को खत्म करने में फैसिलिटेट करने जैसी अवस्था भी आ सकती है। ये नहीं लगता क्या आपको भरत जी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है ये। वैसे देखा जाए तो बेरोजगारी एक वास्तव में आने वाले वक्त में देखो, जितनी भी सरकारें हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ही मुद्दा बन के रह गया है पूरा का पूरा मामला। जो सरकारें हैं, जो भी पार्टी आती है वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो जारी कर देती है। मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है। सबसे पहले तो इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मांग करूंगा स्पेशल, कि न्यायालय में भी याचिका लगी है अभी, लेकिन इसमें यह होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में आप डालो वो सब पूरा करके ही जाओ, उसका कम से कम 80% तो 100% आप पूरा करो। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। अब गहलोत साहब की बात करें तो मुख्यमंत्री जी से लगातार हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं और उनसे मांग करनी पड़ रही है। देखिए किस प्रकार से अब रोजगार की बात है, प्रक्रियाधीन हमेशा भर्तियां क्यों रहती हैं, भर्तियां खत्म क्यों नहीं होती? समझ में आती है, रोजगार का विषय बहुत विस्तृत है और उस पर और विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन जहां तक सरकारी नौकरी की बात है उसके लिए या तो वादे होने नहीं चाहिए, और वादे हों तो तौल सतौल कर वादे होने चाहिए कि इतने पूरे हो सकते हैं, इतने ही किए जाएं, और नहीं किए जा सकें तो 5 साल बाद जो जनता की अदालत है उसके अलावा कोई और भी तरीका होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी तय करने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।